नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे, प्रदेश अध्यक्ष सर्व शिक्षक संघ। आज एक अच्छी खुशी की खबर यह है कि जो अभियान हमने चालू किया था खास तौर पर उन परिवारों के लिए जिन्हें मृत्यु के पश्चात सॉरी नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे, प्रदेश अध्यक्ष सर्व शिक्षक संघ। आज एक अच्छी खबर है कि वित्त विभाग के द्वारा वह स्पष्ट पत्र जारी कर दिया गया है जिस पत्र के लिए मैं लगातार प्रयासरत था और जिसके तहत पुराने पेंशन का वित्त विभाग से पहला पत्र आते ही मैंने अभियान जो चालू किया था उस पर आज बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन विभाग के द्वारा दे दिया गया है जैसा कि हम चाह रहे थे। और इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी कर्मचारी जिनका निधन हो चुका है, जो शासकीय कर्मचारी थे और जिनकी नियुक्ति 1/11/2004 से लेकर पुरानी पेंशन योजना के लागू होने के दिनांक के दौरान हुई थी और जिनकी मृत्यु हो गई थी अभी बीच में, उनको इसका लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वो विभाग ने और अधिक स्पष्ट किया है। पिछले बार मैंने बताया ही था, लेकिन उसी बात को विभाग ने आज लिखित पत्र के तौर पर फिर से स्पष्ट किया है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कई जगहों पर जो शिकायत आ रही थी कि अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, डीडीओ सहयोग नहीं कर रहे हैं, उस पर कम से कम अब इस पत्र जारी होने के बाद रोक लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जगहों पर ये समझ में आ रहा था कि कोई अगर 98 से शिक्षक जो था नियुक्त था उसका भी कई जगहों से हमको शिकायत मिली कि ये बोलते हुए कि आप उस समय नियुक्त हुए थे 98 से, जबकि सेवा की गिनती जो हो रही थी वो संविलियन दिनांक से हो रही थी, तो लेना था। तो इन सब चीज़ों पर अब कम से कम रोक लगेगी। मैं ये दिखा देता हूँ आपको, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग का यह पत्र है, 28 तारीख की डेट पे जारी हुआ है, यानी कल के डेट पे, और ये शासन के समस्त विभाग को जारी हुआ है। इसमें स्पष्ट तौर पर विषय बताया गया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर और मृत्यु अशक्तता के प्रकरण में परिवार पेंशन या अशक्तता पेंशन जो होता है उसका भुगतान कैसे होगा। पुराने पत्रों का संदर्भ दिया गया है और ये बताया गया है सीधे तौर पर कि जो पुराना पत्र जारी हुआ था 20/1/2023 को, उसमें शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है। और उसी में यह भी प्रावधान किया गया था कि शासकीय सेवक मृतक शासकीय सेवकों के मामलों में परिवार के जो वो है नॉमिनी है उनके द्वारा विकल्प प्राप्त करने एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु वित्त निर्देश ये जारी किया गया है कहकर। अब इसमें सब दिशा निर्देश बताया गया क्या क्या करना है। तो पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक मृतक शासकीय सेवक के मामलों में मृतक के परिवार पेंशन हेतु पात्र नॉमिनी से कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, अब यहाँ पर कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी है कि वो निर्धारित प्रपत्र जारी करेगा और उसमें निर्धारित प्रपत्र में विकल्प एवं राशि का समायोजन हेतु सहमति पत्र प्राप्त किया जाएगा। असल में हुआ क्या था, मैंने एक जो लेटर बनाया था उसमें हम ये सहमति दे रहे थे कि भाई हम विकल्प लेने को तैयार हैं ओपीएस का और हम राशि समायोजित कराने के लिए भी तैयार हैं। अब ये कार्यालय प्रमुख द्वारा दिया जाएगा, कार्यालय प्रमुख को इसके लिए जिम्मेदारी तय कर दी गई है। दूसरा, उपरोक्त विकल्प प्रस्तुत करने वाले शासकीय कर्मचारी के द्वारा प्राण खाते में जमा शासकीय अनुदान एवं उस पर आहरण दिनांक तथा अर्जित लाभांश की राशि का पृथक पृथक चालान शासकीय कोष में जमा किया जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि जो राशि हमको शासन का जमा करना है उसका अंशदान हमको शासन को जमा करना पड़ेगा चालान के माध्यम से। तो इसी चीज को क्लियर किया गया है कि जब आप राशि जमा कर देंगे चालान के माध्यम से और उसकी प्रति आप देंगे तो पेंशन प्रकरण तैयार करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद स्पष्ट किया गया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर जो मृत्यु के प्रकरण होंगे, अशक्तता के प्रकरण होंगे, उसमें कैसे भुगतान किया जाएगा। तो कई प्रकार के केस आ रहे थे। ऐसे भी कर्मचारी थे जिन्हें प्राण में जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसमें यह व्यवस्था बनाई गई है कि जो जमा संपूर्ण राशि है उसको संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन के चालू खाते में उस संबंधित बैंक से वापस लिया जाएगा। और इसके लिए ये जो पूरी प्रक्रिया करनी है उसको जिला कोषालय अधिकारी के माध्यम से एनएसडीएल द्वारा ये सब काम किया जाएगा। और उसके बाद जो राशि मिलेगी उसमें से शासकीय अनुदान एवं उस पर अर्जित लाभांश जो होगा उसको पृथक पृथक चालान के माध्यम से एक हिस्सा जो रहेगा जो शासन का रहेगा वो संचालनालय को चला जाएगा, कोष एवं पेंशन के द्वारा निर्धारित मद में जमा हो जाएगा। और जो अभिदाता यानी जो कर्मचारी का जमा हुआ था उसको उसके नॉमिनी के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। शासन को वापसी योग्य राशि जो है संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा शासकीय कोष में जमा किए जाने के उपरांत ही परिवार भुगतान आदेश पीपीओ जारी किया जाएगा। और यदि शासकीय सेवक अथवा मृत शासकीय सेवकों के मामले में नॉमिनी द्वारा एनपीएस अंतर्गत बने रहने का विकल्प दिया जाता है,
अगर मान लीजिए कोई कहता है, हालांकि कोई देगा नहीं क्योंकि एनपीएस में सीधे तौर पे जो राशि जमा है वही मिलेगा, और इसमें मैंने बताया है कि ओपीएस के तहत न्यूनतम परिवार पेंशन 7,750 रुपये मिलना है। लेकिन फिर भी यह विकल्प बनाया गया है वित्त विभाग के द्वारा कि यदि कोई एनपीएस का ही दे देता है प्रावधान कि मैं एनपीएस में रहना चाहता हूं, तो जो राशि रहेगी उसको देना है, वापस करना है, किसको, नॉमिनी को दिलवाना है। इसके लिए निर्धारण किया गया है। अब दूसरी जो ब करके कॉलम है उसमें यह बोल रहा है कि यदि मान लीजिए पीएफआरडीए की जो अधिसूचना थी 11 मई 2015, उसके तहत अगर किसी ने कुल जमा राशि जो थी 2 लाख के बराबर थी या उससे, और उसके बाद में 14 जून 2021 को, असल में इसको मैं समझा देता हूं क्या हुआ था। 11 मई 2015 को जो प्रावधान बनाए गए थे उसमें यह प्रावधान किया गया था कि यदि कोई कर्मचारी पैसे जमा कर रहा है इसमें और एनपीएस में, और उसकी मृत्यु हो जाती है और उस स्थिति में उसकी जमा राशि 2 लाख या उससे कम होती है, तो उस स्थिति में पूरी की पूरी राशि उसके परिवार को दे दी जाएगी। लेकिन 2 लाख से अधिक होगी तो उस स्थिति में 20% की राशि उसके परिवार को दी जाएगी और 80% की राशि को उसके पेंशन के निर्धारण के तौर पर रख दिया जाएगा। ये दिक्कत हुई थी। बाद में 14 जून को एक और आदेश जारी हुआ 2021 में, और 14 जून 2021 के बाद क्या किया गया, उस राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया कि 5 लाख तक की राशि अगर जमा है तो उसको एक मुश्त लिया जा सकता है। अगर उससे अधिक की राशि है तो 20% राशि मिलेगा और 80% राशि जो है पेंशन के तौर पर निर्धारण किया जाएगा। तो जो 2021 के बाद जिनका निधन हुआ, यदि उनकी राशि 3 लाख 4 लाख थी तो उनको पूरी पूरी राशि मिल गई, और 2021 के पहले वाला था 14 जून 2021 के पहले जिनकी मृत्यु थी उनका यदि 2 लाख से ऊपर भी था, 2,80,000 भी था, तो 20% की राशि मिली और 80% को पेंशन में कन्वर्ट किया गया। तो उसी को बताया जा रहा है कि अगर ऐसा प्रकरण है तो उसमें क्या होगा कि अगर आहरण कर लिया गया है, प्राण में जमा पूर्ण राशि का आहरण, तो ऐसे प्रकरण में जो कुल भुगतान राशि हुई है उसमें से शासकीय अनुदान और उस पर अर्जित शासन का लाभांश जो है पृथक पृथक चालान के माध्यम से संबंधित सेवक या नॉमिनी द्वारा अनिवार्यता शासकीय कोष में जमा किया जाएगा। उसके लिए बनाया गया कि शासकीय अनुदान को इसमें डालिए, उसका लाभांश इसमें डालिए कहकर बताया गया नीचे। शासन को वापसी योग्य राशि जब आप वापस कर देंगे तभी पीपीओ जारी किया जाएगा, यानी परिवार पेंशन का जो भुगतान का ऑर्डर है वो जारी किया जाएगा। अब ऐसे प्रकरण, तीसरा प्रकरण ऐसे भी आएगा कि जिसमें कर्मचारी नॉमिनी द्वारा प्राण में कुल जमा राशि का 20% एकमुश्त आहरण कर लिया गया है और 80% का क्या किया गया है, पेंशन के लिए भी वार्षिकी क्रय कर लिया गया आईसीआईसीआई से या एचडीएफसी से या एसबीआई लाइफ से। तो वैसे प्रकरण में क्या होगा कि कुल भुगतान राशि जो है में से, मतलब कुल भुगतान राशि कौन सा, जो 80% वार्षिकी एवं 20% एकमुश्त आहरण में से जो शासकीय अनुदान और उस पर अर्जित जो वो होगा शासन का लाभांश, उसको पृथक पृथक चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा और राशि जमा करने के बाद ही पीपीओ जारी किया जाएगा, बताया जा रहा है। अब चौथा प्रकरण ऐसा भी होगा जिसमें 20% राशि तो मिल गई है लेकिन 80% राशि का वार्षिकी अभी क्रय नहीं किया गया है। तो इस स्थिति में भी क्या किया जाएगा, सेम प्रकरण है कि जो कर्मचारी है वो गणना करवाएगा कि कितनी राशि उसको जमा करनी है और उतनी राशि वो जमा कर देगा। लेकिन हर केस में ए बी सी डी करके केस बनाया कि अगर ऐसा आपने किया होगा, अगर ऐसा आपने किया होगा, तो सारी चीजों को क्लियर कर दिया गया है कि कैसे कैसे होगा। और सबका सारांश ये है कि आपको शासन का जो अंशदान था वो और उसका लाभांश जमा करना है और उसके लिए बकायदा बता दिया गया कि किस किस मद में जमा होगा। जैसे बताया है कि एनपीएस के अंतर्गत प्राप्त शासन का अंशदान, एनपीएस के अंतर्गत प्राप्त शासकीय अनुदान पर प्राप्त लाभांश, ये किस किस में जमा करना है मद में, उसका नंबर दे दिया गया है और ये काम जो रहेगा पृथक चालान के माध्यम से नॉमिनी जमा करेगा और इसमें आहरण अधिकारी को पूरा सहयोग करना होगा। इस आदेश आने के बाद वो किसी भी प्रकार से मनाही नहीं कर सकते। अब कुछ प्रकरण ऐसे होंगे जैसे मान लीजिए 20% की राशि मिली है और 80% का पेंशन निर्धारण हो चुका है, तो उस स्थिति में हो सकता है कि जो जमा की जाने वाली राशि है वो ज्यादा है। तो उस स्थिति में यह होगा कि नॉमिनी के द्वारा इस बात की सहमति दी जाएगी कि जो अवकाश नकदीकरण की राशि है या सेवा निवृत्ति सह मृत्यु उपादान की राशि है, ग्रेजुटी की या समूह बीमा योजना, उसमें से जो राशि मिली है उसमें से समायोजन कर्मचारी अपना करवाएगा। अब जिसको पूरा मिल चुका है, मान लीजिए इसका पुराना केस है जिसको मिल चुका है, तो उसको जो राशि मिली थी उसमें से मिला के जमा करना होगा, तब जाकर उसको पेंशन का भुगतान हो पाएगा। और देखिए इन निर्देशों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होगी। अभी तक क्या दिक्कत आ रहा था, बार बार ये हो रहा था
कि हम कार्यालय प्रमुख के पास आवेदन ले जाते, आज ही मेरे पास रायगढ़ से सख्ती से शिकायत आया था कि वो बात ही नहीं करना चाह रहे, वो लेना ही नहीं चाह रहे। इसी को देखते हुए मैंने सरगुजा में जेडी सर को, बिलासपुर में जेडी सर को, बस्तर में जेडी सर को ज्ञापन दिया और उनसे कहा था और राज्य में दिया था। अब कम से कम इसके आने के बाद कोई कार्यालय प्रमुख किसी कर्मचारी को घुमा नहीं सकेगा। रही बात, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर शिक्षा कर्मी वाला मामला है कि जिसमें शिक्षा कर्मी से शिक्षक बने हैं, तो वो उनके सभी नॉमिनी जो है वो फिर से इस बात को याद रखें कि आपको जो राशि देनी है वो केवल और केवल 2018 से जब तक मृत्यु हुई है उसी दिनांक तक देनी है, उसके पहले की राशि आपको नहीं देनी है, क्योंकि अभी फिलहाल की स्थिति में सर्विस की गणना वहीं से किया जा रहा है। तो जब आप आवेदन करेंगे तो आप केवल उतनी ही राशि देंगे, 12 से लेकर 18 तक की जो राशि होगी वो आपको नहीं देनी है, वो आप अपने पास रखेंगे। आपकी जो गिनती होगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब कार्यालय प्रमुख निर्धारण करें तो वो 18 से लेकर मृत्यु दिनांक तक की ही राशि आपसे ले सकते हैं, क्योंकि अभी शासन गणना नहीं करी है। अगर वो गणना करके पैसा लेती तो उसको उस समय से फिर गिनती करनी पड़ेगी। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी आपके कुछ सवाल हो तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।